टॉपिक रिलेशन। ले 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 मुंह में ले। क्या यार, रिलेशन। तो रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना रहेगा। सबसे पहला है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना? जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, इस पर एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है 2,1। बताइए क्या दोनों पॉइंट सेम है? दूसरा नंबर सेम है लेकिन पॉइंट सेम नहीं है, यस है ना? तो ये एक ऑर्डर ऐसा है जिसमें ये पेयर ऐसे हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? इसी में लिख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर में। अरे जब मैं बोल रहा था उसमें लिख रहे थे तुम। नहीं और फिर बोले नहीं। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट। जैसे आपके जूते, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नो हाँ है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि कौन से यहाँ पहना कौन से यहाँ पहना। लेकिन जो मोजे है क्या उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? नो सर। कहीं भी वैल्यू पता थोड़ा चलेगा किसी को। आया समझ में, है ना? तो देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे 1,2 पॉइंट होता है, 2,1 पॉइंट होता है, तो नंबर दोनों के सेम है, लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग है? यस सर, अलग अलग। आई समझ? देख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर में, अ पेयर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बच्चे सोचेंगे इस वाली वीडियो में प्रेयर नहीं करी। लास्ट में ले लो, अ पेयर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बच्चे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर बोल दीजिए x, y जो है 1,2 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू यही होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1,2 के ही बराबर। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहले छोटी है कि ना ना ऐसा। अरे यार ये तो इतनी बेसिक चीज थी। रुक जा, रुक जा। भाई मैं नहीं आ अरे रुक जा यार, सर को जो कहीं नहीं सर। तुमने कंसेप्शन बना लिया कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। नहीं सर, मतलब ये सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, ये बात समझ में 1,2 2,1 के बराबर नहीं है, ठीक है? बताओ 1,2 इस दुनिया के कौन से पॉइंट के बराबर होगा? 1,2 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बताइए कौन सा है जो इसके बराबर हो जाएगा, सेम आ जाएगा, हो सकता है क्या? तो अगर 1,2 किसी के बराबर है तो वो भी 1,2 होना चाहिए। तो अगर x, y 1,2 के बराबर है तो x की ये भी एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 y की तो वैल्यू नहीं, यहाँ पे अगर 2,1 होता पॉइंट, हाँ तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होती। हाँ, अगर x, y बराबर दिया होता है 2,1 के, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आपने वैल्यू बोल दी x = 2 y = 1 और उसको आपने घुमा दिया कि भाई 1,2 के बराबर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या बात है? तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ये 2,1 जो पहले है वो पहले है। हाँ 2,1 के ही बराबर होगा, तो ये भी 2,1 ही लिखा। सर उसपे आगे लिखिए, आगे लिखिए। ऑर्डर्ड पेयर पहले वाले को ऐसे क्या मानते हो, उसे जेड मान लिया करो, के आपके संग लगा दिया करो। अरे एक कंपार्टमेंट देना, इसलिए मैंने एक जो मतलब स्कूल में चैप्टर पढ़े नहीं थे, बोर्ड तक मैंने पढ़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, अगले हेडिंग डालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुंह बंद करके सुनिएगा तभी समझ में आएगा। सर एक लास्ट बात बोले, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो सेट है और सेट्स A एंड B, दो सेट्स हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है A क्रॉस B, A क्रॉस B जनरली, ठीक है? कैसे निकालते हैं? इधर देखो, कहाँ देखो? नहीं देखा यार जैसे मान लो सेट A दिया हो 1,2, देखना है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है, 9th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाता है। और सेट B दिया हुआ है A, B, C, ठीक है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B लिखते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं? इस 1 को उठाओ, A पहले है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 के साथ A, अच्छा हाँ,
1 के साथ B, 1 के साथ C। तो इसमें कैसे पेयर आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 के साथ A, 2 के साथ B एंड 2 के साथ C। तो अगर A पहले लिखा हुआ है तो A के एलिमेंट्स पहले आएंगे। आई बात समझ में, है ना? तो A में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। B में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो बताओ A क्रॉस B में यहाँ कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। 12 तो नहीं दिख रहे ना? एक है, एक एलिमेंट है। कैसे निकाला? 2 into 3। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है कि अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? m। ये बात आई समझ में? यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B ही निकाला जाए, B क्रॉस A भी निकाला जा सकता है। तो B क्रॉस A निकालेंगे तो एलिमेंट्स कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? B से। तो A से स्टार्ट करेंगे। A, 1, A, 2, B, 1, B, 2 एंड C, 1, C, 2। यस सर। क्या ये और ये दोनों बराबर है? A1, B1, क्या दोनों सेम है? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। B, 1, B के बराबर नहीं होगा जब तक कि B की वैल्यू 1 ना हो। यस सर। ठीक है? तो B क्रॉस A निकाल सकते हैं, A क्रॉस B निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। A क्रॉस A में मतलब A का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या आएगा? इसके साथ ही लिख लीजिए 1, 2। तो क्या आ जाएगा? 1, 1, 2 यस सर। एंड 2, 1, 2। इसी तरह से B क्रॉस B भी निकाला जा सकता है। यहाँ तक आई बात समझ में? थोड़ा सा लिख लो इसको। से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है? तो ये भी देखा जाए तो इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट्स है। तो ये भी काइंड ऑफ सेट है ना, जो 6 ऑर्डर्ड पेयर से बना हुआ है। तो इसके भी सबसेट हो सकते हैं। कितने सबसेट आएंगे? 6 एलिमेंट्स है। 2 की पावर है 6 36 सर। 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 की पावर n सबसेट होते हैं। दोनों वीडियो देख लेंगे? यस सर। कौन से करेंगे? फिर से देखेंगे। लिखी नहीं थी, मतलब कॉपी लिखी नहीं बैठी सोते टाइम लिखी। कॉपी से क्यों देखिए कैसे है? क्यों? मैंने सोचा मतलब सोच लिया आपने? वैसे ही नहीं पल्ले पड़ता है, उसमें नहीं लिखो तो थोड़ी टाइप का था ना, इसलिए मैं लिख लिया। बता तो पानी है तो जाके उसको फिर से देखना और उसको लिखना क्लास की तरह। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है? 6 एलिमेंट्स होते हैं। अगली हेडिंग डालिए रिलेशन। तो इसको ध्यान से समझिएगा ना, एक बार में समझ में आ जाएगा रिलेशन क्या होता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3। सेट बी दिया हुआ है 1, सेट बी दिया हुआ है 1, 4, 6, 9, 10। ठीक है? ए क्रॉस बी मैंने निकाला, तो बता सकते हैं क्या आएगा? 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 4, इस तरह से 1 के साथ 10 तक आएगा। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 10, और सिमिलरली 3 के साथ 1, 3 के
साथ 4 डॉट डॉट 3 के साथ 10 कितने एलिमेंट आएंगे? 3 2 5 3 15 आ जाएंगे 5 into 3 ठीक है। रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ठीक है। ये क्या होता है इसको ऐसे लिखा जाता है रिलेशन R ऐसे लिखते हैं। ये वो वाले ऑर्डर्ड पेयर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना x सच दैट और उसकी कोई प्रॉपर्टी इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये ऑर्डर्ड पेयर तो इसमें से उठाना है x, y सच दैट x belongs to set A y belongs to set B। अगर सेट A सेट B से x यहां से y यहां से तो x, y यहां से होगा A क्रॉस B से है ना A क्रॉस B से ठीक है क्योंकि x यहां से आया ये y x, y यहां से आएगा एंड y is equals to x square। बताइए इसमें क्या क्या है। तो इसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर उठाओ जो इसको फॉलो करे। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो पहले दूसरे एलिमेंट में दूसरा वाला जो है पहले का क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। बताइए दूसरा वाला पहले का स्क्वायर ये है क्या 1 का स्क्वायर है हाँ तो फिर बना क्या एक ही है सर 1 एक और है सर वो 2, और देखते हैं नहीं है वो फिर 2, 4 भी y यस x का स्क्वायर सही है और कोई लिखा है 3,9 आएगा सर बाई x का स्क्वायर हाँ दूसरा वाला पहले का स्क्वायर दूसरा पहले का स्क्वायर उल्टा लिखा था सर x स्क्वायर इक्वल्स टू y लिखते थे तुम लिख लो ना उससे क्या दिक्कत है आया समझ में। आपने कहीं ऑर्डर जरूरी है तो रिलेशन क्या होता है हाँ तो ऑर्डर जरूरी है ना लेकिन इक्वेशन लिखने में ऑर्डर जरूरी नहीं है ऑर्डर्ड पेयर की बात करो है ना। तो देखो रिलेशन क्या होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट इस तरह से सिलेक्ट करना जो किसी एक पर्टिकुलर गिवन रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं इसको बोल देते हैं रिलेशन। आई समझ तो डेफिनेशन लिखिए जिनसे कोई ना कोई रिश्तेदारी नहीं हाँ रिश्तेदारी या तो आपको दिखे चाहे ना दिखे तो रिश्तेदारी चाचा कोई बार बता दे बोलो 5 मिनट लिखिए डेफिनेशन अ रिलेशन इज अ बंद हो गई तो बंद हो गई अब चाबी काटी हो गई हम तो नीचे ही हैं रिलेशन इज अ सबसेट आ रहा ऑफ है 5 मिनट में आ रहा है उधर ही रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross B। Relation is a subset of A cross B whose element follows some rule whose elements follow some rule। यही rule ये एग्जांपल ले लीजिए देखो एग्जांपल लिख लो ना देखो जनरली ये टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक कनेक्शन दिखना चाहिए सबसे पहले सेट आया सेट के बाद सबसेट आया सबसेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट आया कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट क्या आया रिलेशन प्रोडक्ट क्लियर आया। अगर ये एक रिलेशन है दूसरा रिलेशन मैं एक और बना सकता हूँ जब तो फैमिली है तो बहुत सारे रिश्ते निकल आते हैं और कितने रिश्ते निकल सकते हैं वो आप निकाल सकते हो नहीं इनफाइनाइट अभी निकालेंगे x इक्वल्स टू y नहीं आप वहीं खड़े रहो आ रहा है बस 5 मिनट 3 मिनट में 2 हो गए एंड हाँ चल रही x ग्रेटर देन y हाँ अंदर बताइए क्या क्या एलिमेंट्स हैं x ग्रेटर देन y x greater than y 2,1 2,1 3,1 बस यस सर सही आएगा यस सर है ना? तो बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है इसका सबसेट है तो जितने सबसेट हो सकते
रिलेशन हो सकता है। तो बताओ इसके कितने सबसेट हो सकते हैं अगर इसमें 15 एलिमेंट है? 2 की पावर 15. तो अगर 2 की पावर 15 सबसेट हो सकते हैं तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है ए से बी में? 2 की पावर 2 15. की पावर 15। आई बात समझ में? तो अगर मान लीजिए इधर बताओ, अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? बताओ। mn। अगर a क्रॉस b में mn एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 की पावर mn। तो a से b में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर mn। आई बात समझ में? इस पर क्वेश्चन आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। लूज मोशन हो रहा है, क्या कर ले लगी आई तो लगी। तो इसी 15 मिनट में ही लगाता सब कुछ है। सवेरे से हो रही सर, हम तो फिर चले आए सर, आ नहीं रहे थे। फिर क्यों आ गया? तो 20 मिनट तो ऑलरेडी निकल गए। फिर जाके करेंगे, फिर जिम करेंगे। वाह, बाहर बैठा है। कुर्सी पे। देखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल, जो हमने कल फॉर्म लिखा था उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, सेट ए दिया हुआ है -2 -1 0 1 2, सेट बी दिया हुआ है 0 1 4 9 10। तो ऐसे लिख दिया जाता है A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू B। तो स्मॉल, हाँ, तो इस रिलेशन को लिखना है। तो देखो कि A कॉमा B जैसा ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन R में है। x कॉमा y कर लिया तो A कॉमा B, x कॉमा y लिख लो, A कॉमा B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको वो लेना है A B इस तरह से कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B। ठीक है, और जहां पर A है वो फर्स्ट सेट से आया है और B सेकंड सेट से है। तो देखो, तो -2 के साथ क्या 0 आएगा? क्या वो इसको फॉलो करना है? पहले वाले का स्क्वायर दूसरे के बराबर, तो पहले वाले का स्क्वायर -2 के साथ क्या आएगा? 4 आएगा। पहले वाले का स्क्वायर 4 के बराबर, तो -2, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 0 के साथ 0 आएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं बस। तो इसी को बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे सेट्स का रोस्टर फॉर्म होता है, सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख देते हैं कॉमा से, इसको बोलते हैं शॉर्ट रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसी का, रिलेशन का। तो इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं जो सारे ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्या मान लेते हैं जनरली? जैसे अगर एक ही लिखना रहता है तो x सच दैट मानते हैं। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर है तो मैंने क्या मान लिया? x, y सच दैट। किस तरह से? x कहां से आ रहा है? सेट A से आ रहा है। y कहां से आ रहा है? सेट B से आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। और क्या है रिलेशन, क्या है उसमें? x स्क्वायर इज इक्वल टू y दिख रहा है ना? x स्क्वायर इज इक्वल टू y, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे के बराबर। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आगे लिखो, अगला है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं
इस तरह से दो वर्टिकल एलिप्स बनाते हैं, स्क्वायर सर्कल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला सेट है उसको यहाँ पर मार्क करते हैं, दूसरा वाला सेट यहाँ पर। तो पहले सेट के एलिमेंट पहले वाले एलिप्स के अंदर -2 -1 0 1 2, और दूसरे वाले के एलिमेंट 0 1 4 9 10 यहाँ पर, ठीक है। -2 किससे कनेक्टेड रिलेटेड है? -2 किससे रिलेटेड है? इधर देखो 4 से, तो -2 को 4 से कनेक्ट कर दिया। सर दूसरा कॉलम दिखाई नहीं दे रहा सर। -1 किससे कनेक्टेड है? 1 से। 0 0 से 0, और 2 से 4 कनेक्टेड है। इसको बोल देते हैं, इस रिलेशन को मैंने एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट जिससे कनेक्टेड है एरो लगा देते हैं, और जिस तरफ जा रहा है इस तरफ लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले एलिमेंट जो है वो पहले वाले लिखे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे में लिखा रहता है। और ये रिलेशन आर है ए से बी में, तो ऐसे लिख दिया जाए, ये रिलेशन आर है ए से बी में, रिलेशन आर। ये होता है एरो डायग्राम, ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। फिर होता है डोमेन ऑफ आर। तो जो आर रिलेशन उसका डोमेन, इसको डी ऑफ आर से लिख देते हैं। बताइए इस रिलेशन का डोमेन क्या है? डोमेन। तो जब इस तरह से लिखते हैं तो पहला जो पार्ट है वो डोमेन होता है। तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? -2 -1 0 एंड 2, ये आएगा डोमेन। और जो दूसरा पार्ट बचा है वो क्या होगा? रेंज ऑफ आर। तो आर आर लिख लीजिए, क्या क्या आ जाएगा? 4 1 0 एंड 4, डोमेन आ गया और रेंज आ गया। आगे बढ़े, इसी का बनता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, तो अगर आर रिलेशन है तो इसका इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स, ऐसे लिखा जाता है इनवर्स रिलेशन। हो गया? यस सर। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? आर की पावर -1 जैसे लिख दिया जाता है, इसको आर इनवर्स पढ़ा जाता है। कैसे निकालते हैं? एक्स वाई को इंटरचेंज कर दीजिए, तो -2, 4 का क्या हो जाएगा? 4, -2 -1, 1, का 1, -1, इसको चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4, 2। ये बात आई समझ में? यस सर। इसका डोमेन निकालेंगे अगर, तो सर उल्टा ही होगा। ये आएगा, ये आएगा, तो इसको मैं बोलता हूँ रेंज ऑफ आर। डोमेन है आर इनवर्स का, क्या आएगा? 4 1 0 4। यस सर। 4 1 0 4 क्या है? रेंज ऑफ आर। 4 दो बार नहीं आएगा, लिखा तो एक ही बार जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से रेंज ऑफ आर इनवर्स किसके बराबर होगा? डोमेन ऑफ आर के बराबर होगा। नहीं तो आप देख के आराम से यहां से निकाल सकते हैं। नोट करिए, क्वेश्चन है, एक सेट ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट लिख लीजिए, इस टर्म का यूज बहुत होता है, रिलेशन ऑन सेट ए। कभी कभी क्या होता है, दो सेट नहीं दिए जाते हैं। आगे आप जितना भी पढ़ने वाले हैं, क्या दिया जाएगा? एक ही सेट दिया जाएगा, रिलेशन ऑन सेट ए। तो अगर एक ही सेट दिया तो हमें तो अगर रिलेशन बनाना है तो दो सेट तो होने चाहिए, तब तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब उसके सबसेट बन पाएंगे। रिलेशन तो ए से बी दूसरे सेट में होता है। तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब यह है कि पहला सेट यही है और
दूसरा सेट भी क्या है, यही, दोनों सेट यही। तो जो रिलेशन अब बनेगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। आई बात समझ में? इस चीज को याद रखिएगा। आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे, जो भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन है रिलेशन ऑन, एक सेट ए है उसमें रिलेशन है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन एक रिलेशन, इसको डिफाइन करना है x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, इसके दो पार्ट है। डिपिक्ट दिस यूजिंग एरो डायग्राम, और दूसरा पार्ट है फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन और लिख लीजिए यहां पर। कोडोमेन क्या होता है, पार्ट बता देना सर, पहले क्वेश्चन करेंगे इसमें है ना कोडोमेन। मतलब बाकी के पार्ट। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए क्रॉस ए में सोचना है वो एलिमेंट जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, 1 के साथ 1 आएगा, 1,1 आगे 1,2 1,3 1,4 से लेकर 1,6 तक। हो जाएगा सर, लिखना नहीं है पूरा, लिखना नहीं है पूरा, आपको बस रिलेशन लिखना है। उसमें से वो एलिमेंट चूज करके रखिए जब आपको उसमें इस रिलेशन को फॉलो करना है। तो इसको कैसे किया जाता है, जो भी इक्वेशन दी हुई है उससे y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो x कहां से आया है, इससे, y भी कहां है, इसी से। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते जाते हैं। क्या क्या 1 रख दिया तो y कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 रख दी तो y कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 रख दी तो y कितना आ जाएगा 4। आ रहा है समझ में कैसे आ रहा है? यस सर। 4 रख दिया तो क्या आ जाएगा 5, और x की वैल्यू 5 रख दी तो y कितना आ जाएगा 6। अब नहीं सर, और 6 नहीं रख सकते, रख तो सकते 6 तो है, 7 आ जाएगा सर। y की वैल्यू 7 आ जाएगी, और y भी यहीं से आया है, बस इतना ही आएगा। तो ये रिलेशन क्या आ गया, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ये रिलेशन बन गया। बस सर। अब इसको कैसे, एरो डायग्राम के फॉर्म में बना दीजिए। तो पहला भी यही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए से लेकर बी तक रिलेशन आर है। 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से कनेक्टेड है। ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट, डोमेन क्या है इसका, 1 2 3 4 5 है ना, यहां से निकालेंगे। और रेंज क्या है 2 3 4 5 6। और कोडोमेन क्या है, जिससे आंसर आया है, आंसर किससे आया है, इससे आया है। जो जो लिखा हुआ पूरा यहां पर 1 को भी मिला के, ये होता है कोडोमेन। 1 2 3 4 5 6 है ना, उसका एक पार्ट होता है रेंज। तो दूसरा वाला सेट जिससे आंसर आया है उसको बोलते हैं कोड। लिख लीजिए। Depict this using arrow diagram.
टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो नहीं आया है उसका एक चैप्टर तैयार कर देना। हो गया? Yes, sir. लिखिए हेडिंग वाली टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहला होता है वॉइड रिलेशन। समझ में आता है वॉइड रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 0 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया 0 एलिमेंट्स। Null set, sir. एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन ए बी से रिलेटेड तब है जब ए माइनस बी इज 7। तो रिलेशन आर का एक पेयर क्या है? पेयर ए कॉमा बी। जैसे ये लिखा हुआ है ना 1 कॉमा 2 रिलेशन आर में है ना, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। कैसे? 1R2 कॉमा 2R3 कॉमा 3R4 4R5 एंड 5R6 ऐसे भी लिख दिया जाता है ना। मतलब ये ऑर्डर पेयर क्या है? 1 कॉमा 2 किस रिलेशन का? आर रिलेशन का। और ये 2 कॉमा 3 है आर का। तो ए कॉमा बी कोई एलिमेंट उसमें तभी आएगा जब उसका डिफरेंस कितना हो? 7 हो। ये एक रिलेशन दिया गया। तो देखो इस रिलेशन को अगर मैं लिखता हूं Satisfy नहीं करेगा। तो ए क्रॉस ए में आएगा तो 1 कॉमा 1 आएगा? नहीं आएगा। 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 नहीं आएगा। 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कुछ भी नहीं आएगा। 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 कुछ भी नहीं आएगा। तो आर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे रिलेशन को बोल देते हैं वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? विच हैज ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आ जाए, वो बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल, वही सेट ले लेते हैं 1 2 3 और ए रिलेटेड है बी से कब? जब मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिफरेंस का मॉड 0। तो बताओ क्या क्या आएगा? 1 कॉमा 1 आएगा? 1 माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ गया, बराबर हो गया, सही है। 1 के साथ 2 आएगा, इसका डिफरेंस -1 का मॉड 1 बड़ा है 0। क्या किसी भी नंबर का मॉड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है? Yes, sir. सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, Yes, sir. ए क्रॉस बी। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस केस में जो रिलेशन आर है वो किसके बराबर हो गया? ए क्रॉस ए के बराबर हो गया। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। उसका यूनिवर्स यही आ गया पूरा, आगे कुछ नहीं बचा। थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो
आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी फॉर एनी सेट ए। तो कोई एक सेट ए दिया हुआ है, उसकी आइडेंटिटी लिखनी है, तो क्या करेंगे? x, x जैसे एलिमेंट लिखने हैं जहां पर x सेट ए में बिलोंग कर रहा है। एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, पहले देख लो। फिर 1 2 3 सेट ए दिया हुआ है कि इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ऐसे पेयर लिख दीजिए जिसमें दोनों सेम हो, और वो एलिमेंट्स कहां से आएंगे? उस सेट से आएंगे। क्या क्या आ जाएगा? 1, 1 2, 2, 3, तो सारे एलिमेंट्स को आप डबल डबल करके लिख दो, ये क्या हो जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब किसी सेट से इसमें से और कोई आइडेंटिटी रिलेशन बनाया जा सकता है? नहीं, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो 3, 3 गायब कर दिया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ना। और इसमें अगर मान लो इसके अलावा 1, 2 भी आ गया तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। आई बात समझ में? तो अगर उसमें 3 एलिमेंट है रिलेशन सेट में, आइडेंटिटी में भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। सबको डबल डबल करके लिखना है। तो एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है किसी गिवन सेट ए के लिए। नोट करिए। और ये ए का है आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए आई ए लिख दिया। यहां पर आप कुछ और ऑप्शन लिख सकते हैं। 1, 1 2, 2 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1, 1 2, 2 3, 3 1, 3 ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इंग्लिश अल्फाबेट में इसी ऑर्डर में आते हैं। जी सर पढ़े थे सर, नहीं पढ़े थे जो आप। हाँ, तो ये सब तो ऑब्वियस रिलेशन है, बिना इसके आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वो आइडेंटिटी पता होना चाहिए ना क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ऐसे लिखेंगे, सीधी सी बात, अ रिलेशन which includes identity relation। ऐसा रिलेशन जो आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड करता है। मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है A, B, ठीक है। तो रिलेशन बना दिया A, B, B, बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं। क्यों? A, B है तो क्या दिक्कत है? आइडेंटिटी जैसा होता है। आइडेंटिटी जैसा होता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो होना चाहिए इसके अंदर, उसके अलावा कुछ आता है नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? बी और ए। हाँ, तो क्या ये दोनों एलिमेंट्स इसमें है? यस सर। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। आई बात समझ में? नहीं तो फिर इसमें क्या फर्क रह जाएगा? तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? फिर से बताओ। वो नीचे वाला रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? दो सर। नहीं, उसमें आइडेंटिटी नहीं हुई पूरी, 3, 3 गायब है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये वाला रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी नहीं। क्वेश्चन सर और जो आइडेंटिटी रिलेशन है जो आई ये ये खुद भी रिफ्लेक्सिव होता है।
छोड़ दो क्वेश्चन, उसको बाद में कराएंगे। एक और रिलेशन लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा यार, बहुत सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, आ गया ना समझ, सीधी सी बात है, आइडेंटिटी रिलेशन समझना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर A कॉमा B रिलेशन में दिख गया तो B कॉमा A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। इसके लिए फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू सेट A, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A होना चाहिए। ठीक है, तो एक रिलेशन लिखा 1,2 3,4 1,1 2,2 4,3 2,1 3,9 9,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 है, 3,4 का उल्टा 4,3 है, 1,1 का उल्टा तो ये खुद ही है ना, क्योंकि दूसरा 1,1 आ ही नहीं सकता, सेट है तो एक यूनिक एलिमेंट। 2,2 का उल्टा ये, 3,9 का उल्टा। तो सारे एलिमेंट अगर ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक है ना। जैसे होता है ना, जैसे मिरर है, तो अगर इसकी मिरर इमेज ये है तो पूरा एज इट इज होना चाहिए। अगर मान लो ये गायब कर दिया तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है ना। तो हर एक एलिमेंट का मिरर इमेज इसमें बनना चाहिए। कोई भी एक गायब हो गया, किसी ने एक ने गड़बड़ कर दी जाके, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्या होगा? वो सीधा सीधा रिलेशन होगा, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन है जो याद रखते हैं। A कॉमा B बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि B कॉमा A हो, तो अगर नहीं होगा तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। सिक्स्थ आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर मान लीजिए A कॉमा B रिलेशन में है और B से स्टार्ट होने वाला B कॉमा C भी रिलेशन में है, तो क्या होना चाहिए? A कॉमा C रिलेशन में होना चाहिए। इसका B और इसका B हटा दो, A कॉमा C ये रिलेशन में होना चाहिए, तभी कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा मैंने 1,2 2,3 1,3 3,1 1,1 3,3। बताइए ट्रांजिटिव है? तो देखो पहले 1,2 लिया, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला है, अगर ये है तो क्या होना चाहिए? 1,3 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1,3 और 3 से स्टार्ट होने वाला 3,1 है, तो अगर ये दोनों है तो क्या होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए। और उल्टा देखो 3,1 और 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3, तो क्या होना चाहिए? 3,3 होना चाहिए। और 1,1 से लेंगे तो क्या होना चाहिए? 3,1 तो है ये,
है ना, ये सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर ए बी और बी सी जैसा है तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना रहता है। लेकिन अगर मान लो इसमें से कोई एक गायब है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे याद रखो, जैसे मान लो ये लोग एक दूसरे के दुश्मन है, एनिमीज है, ठीक है। तो अगर कहीं पर गए हैं तो सेम जगह पर ये दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, अगर एक दूसरे के एनिमीज है। अगर होंगे तो उनको शांत रखने के लिए इस तीसरे की जरूरत पड़ती है, तभी ट्रांसलेट हो, ठीक है। तो अब बताइए, अगर रिलेशन में अकेले ये है, तो अकेले ये है तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा, है ना। किससे लड़ेगा वो? अकेले ये है तो क्या दिक्कत होगा? नहीं होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भाई 1,2 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? इसकी वजह से कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं हुआ। दिक्कत नहीं हुआ मतलब ये है कि वो ट्रांजिटिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1,2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, इससे कोई लड़ाई होगी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। 3,4 4 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं, तो ये भी अपना अकेले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। यहां पर दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को, इसी चीज को याद रखिए। बाकी चेक करते हैं। हो गया? माइनर रिलेशन लिख लिया क्या हेडिंग? ये नहीं, इससे रिलेट करके है सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है समझा सकते हैं आराम से, बताइए। सिमेट्रिक था ये, यस सर। असिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जो सिमेट्रिक ना हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलेशन लिखा 1,2 2,1 3,5, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 5 तो 5 3 होना चाहिए, गड़बड़ हो गई, तो सिमेट्रिक नहीं। अब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक हो जाएगा। लिख लीजिए असिमेट्रिक रिलेशन में आगे लिख लीजिए रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक, एग्जांपल लिख लीजिए। और थर्ड आ गया, थर्ड नहीं सेवेंथ है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? 8th है सर। 8। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसके सारे एलिमेंट अकेले हो। समझ पाएंगे? 1,2 तो इसके साथ 2,1 आ गया, है ना। तो एक रिलेशन ऐसा 1,2 2,3 4,6 8,9, तो कोई भी
कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका उल्टा वहां पर हो। तो क्या 1,2 है तो 2,1 दिख रहा है? नहीं। 2,3 3,2 दिख रहा है? नहीं। 4,6 6,4 दिख रहा है? नहीं। 8,9 9,8 है? नहीं है। तो सिमेट्रिक का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है एंटी सिमेट्रिक, है ना, कि कहीं पर भी सिमेट्री नहीं है, इसको बोल देते हैं एंटी सिमेट्रिक। अगर कुछ कुछ हो गए सिमेट्रिक, तो कुछ कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोल देते हैं? असिमेट्रिक। तो इसमें लिखिए आगे, रिलेशन in which none of the elements, a relation in which none of the elements follows the property of symmetric relation. A relation in which none of the elements follows property of symmetric relation. ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। relation in which none of the elements follow property of symmetric relation is anti-symmetric. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ना, asymmetric anti-symmetric ये एकदम ही अपोजिट है। एंटी समझते हैं, एंटीडोट पूरा एकदम अपोजिट। हाँ, तो सब कुछ अपोजिट है एंटी। असिमेट्रिक में थोड़ा थोड़ा चल जाता है। अगली इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस जो आर एस टी तीनों हो उसको बोल देते हैं equivalence relation. A relation which is reflexive, symmetric as well as transitive is called equivalence relation. हो गया? यस सर। और अगला लास्ट लिख लीजिए, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? A relation which is subset of a relation which is subset of A cross A. A relation which is subset of A cross A. रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्या एग्जांपल होंगे इसके? कौन कौन से रिलेशन होते हैं जो ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं? अभी पढ़ा हमने अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो सेट ए में जो रिलेशन बनता है वो क्या होते हैं? ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं, है ना, ए क्रॉस ए। तो वो सारे रिलेशन कैसे होंगे? बाइनरी रिलेशन। तो देखो हमने आइडेंटिटी जो पढ़ा वो एक ही सेट से बना था, है ना, यूनिवर्सल भी एक ही सेट से बनाया था, रिफ्लेक्सिव भी एक ही सेट में बन रहा है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ये भी सारे एक ही सेट में। जितने भी रिलेशन हमने पढ़े अभी तक वो सारे रिलेशन कैसे हैं? बाइनरी रिलेशन। इसके नीचे है एक ही सेट से आते हैं ना सारे। सेट ए में दे दिया 1,2 तो 2,1 सारे एलिमेंट्स एक ही सेट से बनाते हैं, दो सेट नहीं दिए जाते इसमें। तो इसमें लिख लिया हमने इट विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नीचे लिख दीजिए एग्जांपल में आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन।
क्वेश्चन for set A 1 2 3 prove that is reflexive, symmetric, ये प्रूव करना है। बताइए, रिफ्लेक्सिव मतलब आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? 1 1 2 2 3 3 है यहाँ पर। बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? यस सर। सिमेट्रिक है क्या? यस सर। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। देखो ध्यान से, 3 है 2,1 है, लेकिन 1,2 है तो 2,1 तो नहीं है। उसकी को डालना पड़ेगा, 2,1 भी लिख दो। अब है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखो 1 3 3 1 1 1 है यहाँ पर, 1 3 3 2 1 2 3 1 2 है, 1 3 3 3 1 3 है यहाँ। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, 2 2 का कोई दिक्कत ही नहीं, इसको छोड़ दो। 1 1 को भी इसको चेक करने की जरूरत नहीं। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 2 3 तो 1 3 है, हाँ है। 1 2 2 1 तो 1 1 है, Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 3 3 से स्टार्ट होने वाले तो 2 1 है, ये है। 2 3 3 2 2 2 है, हाँ है। 2 3 3 3 2 3 है, हाँ है। 2 3 2 1 2 1 है, 2 3 ऐसे ये तो नहीं है, ये हो गया। 2 3 से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सबसे चेक कर लीजिएगा, सबसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एक तो इस तरह से चेक करने वाला आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, प्रूव दैट रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन set of all triangles in a plane is an equivalence relation। इसमें एक और चीज लिख लीजिएगा इसके नीचे, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आ जाता है, तो जो जो एलिमेंट्स है सबकी क्लास निकलती है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे लिखा जाता है। तो क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास? 1 के साथ क्या क्या आया वो आ जाएगा। देखो क्या आया, 3 2 और खुद 1 भी आया, तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। इसी तरह से 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास देखो तो सब कुछ आया हुआ है इसमें, 1 2 3। तो हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन कई बार हो जाता है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्वेश्चन ये, प्रूव दैट रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट है। इक्विवेलेंस क्लास का 1 के साथ जो जो आया है यहाँ पर,
1 पे देख लो, 1 के साथ 3 आया, 1 के साथ 1 आया, 1 के साथ 2 आया, तो 3 1 2 ये हो जाता है इक्विवेलेंस क्लास। प्रूव दैट रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट, तो ये रिलेशन है कि इज कॉन्ग्रुएंट ऑन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो इस प्लेन में जितने भी ट्राइंगल है ना, हमें वो ट्राइंगल उठाने हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट, वो इस रिलेशन आर में आएंगे। ये हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस। तो ये दूसरी वैरायटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, फॉर सिमेट्री सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, इससे पहले क्या रिलेशन आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहला ट्राइंगल कॉमा दूसरा ट्राइंगल आएगा, कब आएगा, जब ट्राइंगल 1 क्या है, ट्राइंगल 1 क्या है, ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या बनेगी, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 2, इस तरह जितने भी ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 शुड बिलोंग टू ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 इसको लिख दो ट्राइंगल ए कॉमा ट्राइंगल बी। इसमें तब आएंगे जब ए ट्राइंगल और बी ट्राइंगल दोनों कैसे हो, कॉन्ग्रुएंट, है ना। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसमें आ जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ट्राइंगल ए कॉमा ट्राइंगल ए जैसा होना चाहिए, है ना। और ये कब होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल इसको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे उसको, तो कोई भी दो आप सेम ट्राइंगल उठाओगे अगर, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमेशा आइडेंटिटी वाले ट्राइंगल आएंगे, पहला ट्राइंगल और दूसरा भी आपने वही ले लिया है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, जितने भी होंगे इनफाइनाइट। तो सब नहीं लिख सकते तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर इसी तरह से सिमेट्रिक के लिए कैसे करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पूरा जो रिलेशन बनेगा उसमें से मैं एक कोई एलिमेंट मान लेता हूं कि डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी ये रिलेशन आर में है, मान लिया मैंने। अब अगर मैंने मान लिया तो इसका मतलब क्या रहा होगा, क्या रहा होगा कि डेल्टा ए कॉन्ग्रुएंट रहा होगा डेल्टा बी के, तभी तो वो उसमें है ना। जितने भी एलिमेंट है उस रिलेशन में सबको मैंने इससे मान लिया है, तो वो उसमें है, मतलब पर्टिकुलर अगर एलिमेंट है तो कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। तो अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बी ए के कॉन्ग्रुएंट हो, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि डेल्टा बी कॉमा डेल्टा ए भी उस रिलेशन आर में होगा, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है, तो ऐसा भी होगा रिलेशन आर में। तो अगर 1,2 पहला दूसरा ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा पहला भी होगा क्योंकि वो भी तो कॉन्ग्रुएंट है, ऑर्डर चेंज करें तो चेंज होगा नहीं, तो सिमेट्रिक हो जाता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर मानते हैं कि ये रिलेशन आर में है और ए बी ट्राइंगल रिलेशन आर में है और बी सी ट्राइंगल रिलेशन आर में है, मान लेते हैं। तो अगर ए बी रिलेशन आर में है तो ए और बी दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बी सी भी है, मतलब बी और सी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो मैंने ऑर्डर्ड पेयर मान लिए, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर मैंने उठाया अंदर से, और मैंने मान लिया कि उसमें जो इस तरह के हैं कि पहला जहां खत्म हो रहा है वहां दूसरे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये उस रिलेशन में है मतलब इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो हमें क्या चेक करना है कि डेल्टा ए डेल्टा सी आएगा, बताओ। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, क्या यहां से बोल सकता हूं मैं जो ए ट्राइंगल है वो सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर सी के कॉन्ग्रुएंट होगा तो डेल्टा ए कॉमा डेल्टा सी जैसे बी एलिमेंट्स उस रिलेशन आर में होंगे, है ना। तो पहला दूसरा ट्राइंगल अगर आ रहा है रिलेशन आर में, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा तीसरा अगर कॉन्ग्रुएंट ये आ रहा है तभी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों कॉन्ग्रुएंट तो पहला तीसरा तो आएगा ही उसमें, ऑब्वियसली तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। तो ये चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, रिफ्लेक्सिव में हम पहले ही ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं बराबर कर करके, ठीक है। दोनों को सेम कर दिया, फिर चेक किया क्या वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लो यहां पर रिलेशन ऐसा कुछ दिया होता, मान लो, तो क्या अगर ए कॉमा ए जैसा आता है, क्या कोई खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं, है ना। तो उसको फॉलो नहीं करेगा, है ना।
तो रिलेशन पर डिपेंड करता है कैसा रिलेशन दिया गया है। तो इसमें पहले पेयर को ही हम चेक करते हैं। सिमेट्री में क्या करते हैं, पहले पेयर को मान लेते हैं, माना है इसको तो कंडीशन फॉलो करेगा। सारे क्यों माना है, जितने भी एलिमेंट है सबको मैंने इससे मान लिया कि मान लो कोई एलिमेंट है, मतलब वो फॉलो कर रहा होगा, फॉलो कर रहा है तो उसका उल्टा भी सही होगा, मतलब वो ऐसा भी होगा। और फिर इसमें क्या करते हैं, दो को मान लेते हैं और तीसरे को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहां आपका रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। थैंक यू।